इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यहाँ पर पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स। तो यहाँ पे किसी भी चीज की एक से ज्यादा फॉर्म्स को हम कह देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ेंगे, जिसमें हमारी दो चीजें आती हैं। पहली है फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग को। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा फंक्शन और ओवरलोडिंग। तो हमने फंक्शन को एक से ज्यादा ओवरलोड कर दिया है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ही नाम के कई सारे फंक्शन बना सकते हैं। और देखिए अगर हम एक ही नाम के कई सारे फंक्शन बना देंगे तो हमारा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, हम अब पैरामीटर्स अलग अलग देते हैं या फिर उनका डाटा टाइप अलग देते हैं, ताकि वो अलग से पहचाना जा सके। तो इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, जिसमें हमने एक क्लास बनाई है शेप नाम की, और इसके अंदर कुछ फंक्शन डिफाइन करे हैं पब्लिक में। तो देखिए यहाँ पे मैंने एरिया नाम का पहला फंक्शन डिफाइन किया है और सभी फंक्शन का नाम एरिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो हमने पहला फंक्शन एरिया डिफाइन किया है, ये हमने किया है सर्कल के एरिया के लिए। तो जब हम सर्कल का एरिया फाइंड फाइंड करेंगे तो उसमें हमें केवल एक पैरामीटर की जरूरत है और वो है रेडियस। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक पैरामीटर डिक्लेयर किया है डबल का, और उसको हमने नाम दिया है ए। और यहाँ पर हमने एक फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न की है, और यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया 3.14 इंटू ए। तो यहाँ से हमारा सर्कल का एरिया रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद हमने एक और यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है एरिया नाम का, लेकिन इसमें हमने रिटर्न टाइप रखा है इंटीजर टाइप का, और यहाँ पर हमने पैरामीटर रखा है इंटीजर ए। तो ये हमने किया है स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइड है वो बराबर होती हैं और उसका एरिया होता है ए इंटू ए। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर का एरिया रिटर्न कर जाएगा ए इंटू ए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, इसका जो डाटा टाइप है पैरामीटर का वो है इंट, और इसका है डबल। तो जब हम अपने फंक्शन को पास करेंगे, इस फंक्शन में हम वैल्यूज पास करेंगे, तो अगर हमारा वो डाटा टाइप इंटीजर होगा तब हमारा ये स्क्वायर का एरिया रिटर्न होगा, और अगर वो डबल होगा या फ्लोट होगा तो हमारा ये सर्कल का एरिया रिटर्न होगा। और उसी प्रकार से हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला है यहाँ पे, जिसमें रिटर्न टाइप रखा हमने इंटीजर, फंक्शन का नाम एरिया। लेकिन जब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर लिखे, इंट ए और इंट बी, और रिटर्न करवा दिया ए इंटू बी। तो इससे हमारा रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न हो जाएगा। और उसी प्रकार से हमने यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया लिखा, एक और फंक्शन डिफाइन किया, इसमें भी हमने रिटर्न टाइप लिखा इंटीजर, और इसमें हमने तीन पैरामीटर लिखे, और इसमें हमने तीनों साइड्स ट्राइंगल की एंटर करवा ली। तो इसमें हमने जो एरिया है वो हिरोन्स फॉर्मूला से फाइंड आउट किया। तो हिरोन्स फॉर्मूला से जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले पहले हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने सेमी पैरामीटर निकाला है, और उसके बाद हम इस फॉर्मूले से एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका एरिया रिटर्न करवा लिया। तो यही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है। हमने एक ही नाम के कई सारे फंक्शन डिफाइन किए, लेकिन जब हमने इनको डिफाइन किया तो या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमने अलग अलग दिए, या फिर हमने इनके डाटा टाइप अलग अलग दिए, ताकि हमारे कंपाइलर को पता चल सके कि हम कौन सा वाला एरिया जानना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने मेन फंक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया शेप का, और उसके बाद हमने सबसे पहले सर्कल का एरिया प्रिंट करवाने के लिए इसमें फ्लोट वैल्यू पास की, एस डॉट एरिया को कॉल किया और इसमें हमने फ्लोट वैल्यू पास की। तो अब हमारा ये सबसे पहले वाला फंक्शन कॉल होगा। और उसी प्रकार से एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास की, जिससे कि हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट होगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मैंने इसमें दो पैरामीटर पास किए, 7 और 5। तो इससे हमारा ये थर्ड वाला फंक्शन कॉल होगा। और उसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने यहाँ पे तीन साइड्स पास की, जिससे कि हमारा लास्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन ओवरलोडिंग काम करता है। तो इसको मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने वो पूरा प्रोग्राम लिख लिया है, तो इसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई शेप नाम की, और उसमें हमने पब्लिक में फंक्शन डिफाइन किए एरिया नाम के चार, और इन चारों फंक्शनों में हमने सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया। तो देखिए हमने सबसे पहले किया सर्कल का एरिया, जिसमें हमने रिटर्न टाइप लिखा फ्लोट, और यहाँ पे हमने पैरामीटर का जो टाइप है वो लिखा डबल।
और उसी प्रकार से हमने ए स्क्वायर के लिए लिखा इंटीजर रिटर्न टाइप, और यहाँ पे जो हमने पैरामीटर में लिखा वो लिखा इंटीजर ए। तो अगर हम इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और अगर हम डबल वैल्यू पास करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और उसी प्रकार से अगर हम दो पैरामीटर पास करेंगे एरिया फंक्शन में तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और उसी प्रकार से अगर हम तीन वैल्यू पास करते हैं एरिया फंक्शन में तो हमारा ये लास्ट वाला फंक्शन कॉल होगा। तो उसी प्रकार से मैंने ये अलग अलग वैल्यूज पास करके इसको प्रिंट कराया है। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा एरिया ऑफ सर्कल आया 94.985, और उसी प्रकार से हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आया 16, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया 35, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 14। तो इस प्रकार से हमारा ये फंक्शन ओवरलोडिंग काम करता है। हम एक ही नाम से कई सारे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, बस हमें सभी के पैरामीटर्स या डाटा टाइप्स अलग अलग रखने होंगे। और अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो देखिए जो हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, सी प्लस प्लस के अंदर हम ऑपरेटर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसी प्रकार से हम ऑपरेटर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, फिर वो ऑपरेटर हमारे फंक्शन की तरह वर्क कर सकते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। लेकिन आपने अभी तक देखा होगा हमने कई सारे सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स पढ़े हैं, जैसे आपने ये पढ़ा होगा। तो ये हमारा एक आउटपुट ऑपरेटर है, हम इसको कहते हैं। और एक हम आपने ये वाला ऑपरेटर पढ़ा होगा, इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर। तो ये जो हमारे दोनों ऑपरेटर हैं, ये हमारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर के साथ साथ हमारे बिटवाइज ऑपरेटर भी है, जो हमारे बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग के काम आते हैं। और उसी प्रकार से जो हमारा ये वाला प्लस का ऑपरेटर है, ये हमारा एडिशन के काम आता है, और एडिशन के साथ साथ ये हमारा स्ट्रिंग के कॉन्केटिनेशन के लिए भी काम आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑपरेटर एक से ज्यादा काम कर रहा है। तो जैसा हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग में हो रहा था, एक ही फंक्शन कई सारे अलग अलग एरिया प्रिंट कर रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पे एक ऑपरेटर कई सारा अलग अलग काम कर रहा है। तो इसी को ही हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन की तरह। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे रिटर्न टाइप और उसके बाद ऑपरेटर सिंबल। तो ये हमारा हमें ये कीवर्ड लिखना है ऑपरेटर, और उसके बाद ऑपरेटर का सिंबल, और उसके बाद हमें लिखने पैरामीटर्स। अगर हमारा एक यूनिनरी ऑपरेटर है तो हम यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे बाइनरी या ट्राइनरी ऑपरेटर है तो अब हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। तो इसको भी अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है कॉम्प्लेक्स नाम की, और इसमें मैंने दो पार्ट इसमें डाटा के मेंबर्स के डिफाइन किए, पहला इमेजिनरी और दूसरा रियल। तो यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इनपुट कराएंगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पब्लिक में डिफाइन किया एक रीड नाम का फंक्शन, जिससे हम डाटा को इनपुट करेंगे, डाटा को एंटर करेंगे। तो इसमें मैंने रिटर्न टाइप को वॉइड लिखा और पैरामीटर को भी वॉइड लिखा, और उसके बाद मैंने लिखा सी आउट एंटर नंबर इन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और उसके बाद मैंने सी इन की हेल्प से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को वैल्यू दे दी। देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को वैल्यू मिल जाएंगी। और उसी प्रकार से हमने डिस्प्ले फंक्शन में इन वैल्यूज को, रियल और इमेजिनरी वैल्यूज को प्रिंट किया। तो देखिए हमारा मेन काम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे हम एक ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे। तो देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं दो ऑब्जेक्टों का सम डिफाइन करूंगा। तो इससे पिछली एक वीडियो थी जिसमें हमने टाइम को ऐड किया था फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे प्लस ऑपरेटर की हेल्प से। तो देखिए इसके लिए मैंने लिखा रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद ऑपरेटर्स कीवर्ड, और उसके बाद अपने ऑपरेटर का सिंबल लिखा प्लस, कि हम प्लस ऑपरेटर को डिफाइन कर रहे हैं। और उसके बाद हमने पैरामीटर में लिखा कांस्टेंट, और हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे हमने उसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये अब उसी दूसरे जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया उसी को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद हमने इस फंक्शन के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट डिफाइन किया सी नाम का, और उसके बाद सी डॉट रियल में हमने रियल प्लस ऑब्जेक्ट डॉट रियल को ऐड किया। तो यहाँ पे जो ये रियल वाला पार्ट है ये उस ऑब्जेक्ट का पार्ट है जिस ऑब्जेक्ट ने इस प्लस वाले फंक्शन को कॉल किया है। तो हमारा पैरामीटर है ये वाला ऑब्जेक्ट डॉट रियल उसका पार्ट है। और उसी प्रकार से हमने सी डॉट इमेजिनरी में इमेजिनरी प्लस ऑब्जेक्ट डॉट इमेजिनरी को ऐड किया, और उसके बाद रिटर्न कर दिया सी। और अब हम मेन फंक्शन देखते हैं। तो मेन फंक्शन में हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए C1 C2 C3। C1 और C2 को हमने रीड किया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा C3 इक्वल टू C1 प्लस C2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आप मान लीजिए C1 ने इस फंक्शन को कॉल किया ऑपरेटर को,
C1 प्लस, और इसमें जो वैल्यू पास हुई वो हुई C2। तो देखिए यहाँ पे इस ऑपरेटर वाले, इस प्लस वाले फंक्शन को कॉल किया C1 ने, और इसमें जो पैरामीटर पास होगा वो C2 का होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये रियल वाली वैल्यू होगी ये C1 की होगी, और ये जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल जिसका बनेगा वो C2 का बनेगा, क्योंकि C2 एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास हुआ है। और बाकी ये हमारा एक फंक्शन की तरह ही काम करेगा। और उसके बाद हमने C3 को डिस्प्ले करा लिया, तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए मैंने वो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिख लिया है। तो मैं एक बार इसमें दोबारा से ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला पार्ट बता देता हूँ। तो देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप, उसके बाद हम लिखते हैं कीवर्ड ऑपरेटर, और उसके बाद ऑपरेटर का सिंबल जिस ऑपरेटर को हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लस को डिफाइन किया है, तो मैंने प्लस लिखा है। और उसके बाद हमने पैरामीटर का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स, और ऑब्जेक्ट नाम का हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया। और उसके बाद हमने एक नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया सी नाम का, और उसके बाद सी डॉट रियल में हमने रियल प्लस ऑब्जेक्ट डॉट रियल का सम स्टोर किया। तो यहाँ पे ये जो रियल वाला पार्ट है ये उस फंक्शन का पार्ट है जिस फंक्शन ने इस ऑपरेटर को कॉल किया है, और ये ऑब्जेक्ट डॉट रियल इसका पैरामीटर है, और उसी प्रकार से इमेजिनरी पार्ट को हमने ऐड किया। और उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पे सी को रिटर्न करा दिया। और इसी प्रकार से हमने मेन फंक्शन में सबसे पहले C1 C2 को रीड किया, और उसके बाद मैंने C3 इक्वल टू C1 प्लस C2 लिखा। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले हमने लिखा है C1, तो C1 ने इस फंक्शन प्लस को कॉल किया, और उसके बाद हमने C2 पैरामीटर को पास किया। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू इनपुट की 5678, और दूसरी 79 और 9। तो देखिए हमारा जो आंसर आया वो आया 145 प्लस 87, तो जो कि बिल्कुल सही है। देखिए इस प्लस सिंबल ने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज कर सकते हैं, ऑपरेटर्स को डिफाइन कर सकते हैं। और आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।